बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे रिस्क आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस एंड मैनेजमेंट वगैरह के बारे में। मतलब कि रिस्क के बारे में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रिस्क होते हैं, रिस्क होता क्या है और इनके रिस्क की कौन कौन से टाइप्स हैं, इनके बारे में जो हम जाने तो IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हमारे पास सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, तो सबसे पहले हम हमारे पास रिस्क होता क्या, पहले तो हम ये डिस्कस कर लें। तो रिस्क कुछ भी, रिस्क मतलब कि यानी कि लॉस ऑफ चांस इज अ रिस्क। मतलब कि आपको ऐसा कोई भी आपने बिजनेस करना है, कोई भी अपने प्रोडक्ट बनानी है, कोई भी आप कारोबार करें, किसी किस्म का कोई भी अपने काम करना है, तो वहाँ आपको रिस्क लाजमी। तो मतलब कि आपको रिस्क होता है कि शायद आपको यानी कि रिस्क मतलब कि लॉस ऑफ किसी ना किसी चीज़ का आपको डर होता है कि ये हमें लॉस ना हो जाए, तो उसको कहते हैं रिस्क। अब रिस्क की मेजर दो टाइप्स है, एक रिएक्टिव यानी कि उसके बाद रिस्क तो आपको बता दूंगा क्या था, तो मैनेजमेंट मतलब उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, एनालाइज उसके बारे में जाना, ये सारा कुछ देखते हैं। तो इसमें हमारे पास एक्टिव यानी कि दो टाइप्स हैं, एक है रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट और हमारे पास प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिएक्टिव। री और एक्टिव दो वर्ड है। रिएक्टिव मतलब सिर्फ ऐसा रिस्क जो यानी कि जो हमारे पास आया था तो हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करना किसी के ऊपर, उसको कहते हैं रिएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। मतलब कि हमारे पास कोई ना कोई हमें रिस्क आ चुका है, तो उसके बाद उसके ऊपर रिएक्ट करना, उसको कहते हैं रिएक्टिव मैनेजमेंट। मतलब उसको कैसे आप कंट्रोल करना, कैसे देखना, मतलब कोई लॉस वगैरह, जैसे कि बताया गया कि फाइटिंग मोड की इसको यानी कि अक्सर ये इस नाम से जाना है। तो मतलब कि आपने कोई कारोबार किया, आपने कोई बिजनेस किया, तो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो उसमें आपके पास यानी कि कोई एरर आ चुका, आपको पता नहीं, पहले नहीं था पता, ये जब आपको एरर आया आपके सिस्टम में तब आपको पता चला कि यहाँ आपके पास एरर आ चुका है। उसके बाद जो आपकी टीम होती है, जो यानी कि वो उस पर रिएक्ट करती है, उसको हैंडल करने की कोशिश करती है, तो इसको कहते हैं रिएक्टिव। मतलब इसका आपको पता नहीं, अनसर्टेनिटी अचानक ही ये रिस्क आता है। उसके बाद प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि ऐसा रिस्क जिसका आपको पहले से पता होता है और आपने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी वगैरह बनाई होती है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाने की, जैसे कि आपको पता है कि गाड़ी का यानी कि गाड़ी जो है वो पंचर हो सकती है। अब गाड़ी पंचर होने के लिए अक्सर आपने गाड़ी में देखा होगा कि उन्होंने क्या किया होता है कि उसमें टायर वगैरह जो है वो रखा होता है पहले से, तो वो क्या था आप ऑलरेडी आपको पता होता, तो वो आपका रिएक्टिव रिस्क आप कह सकते हैं उसको। लेकिन आप उसका अचानक जो इंजन या कोई और चीज़ जो है वो फ्यूल वगैरह या कोई इस तरह की उसकी जो नाली वगैरह कोई चीज़ और इशू बन जाता है कार वगैरह को किसी चीज़ को, तो वो रिएक्टिव है। मतलब कि अचानक कोई चीज़ आना फिर उसको हैंडल करना है, उसको कहते हैं रिएक्टिव रिस्क। तो ये आप अचानक कोई भी मसला बन जाए, उसको रिएक्टिव और प्रोएक्टिव मतलब पहले से आपने कुछ ना कुछ उसके लिए किया होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर रिस्क में हमारे पास यानी कि आपको दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, एक अनसर्टेनिटी और एक आपका लॉस। दो चीज़ें आपका, एक तो अचानक आपको पता ही होता है यानी कि रिस्क में हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, और 100% यानी कि 100% प्रोबेबल रिस्क मतलब कि ये इसके चांसेस ही होते हैं। दूसरा आपको जब आएगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर आपको लॉस ही होगा, तो या रिस्क आगे तो लॉस होने वाले ज़्यादा चांसेस होते हैं। अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस आर लॉस विल अकर वगैरह होंगे। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आपको रिस्क की बताएगी, इसके अलावा और बहुत सारी, लेकिन मेजर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोजेक्ट रिस्क क्या होता है, टेक्निकल रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, नॉन रिस्क क्या होता है, प्रिडिक्टिव रिस्क होता है और अनप्रिडिक्टिव रिस्क क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट रिस्क मतलब कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके ऊपर कोई ना कोई यानी कि आपको कोई इशू आया ना। आप देखें आपने कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें आपको किसी भी किस्म का कोई भी आपको रिस्क जो हो सकता है। तो इसमें जब रिस्क आता है तो मेन दो चीज़ होती हैं, आपका एक तो जो आपकी कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है जब कोई रिस्क वगैरह कर हो जाता है, और आपका जो स्केड्यूल होता है, जो टाइम टेबल होता है, उस पर भी फ़र्क पड़ता है, वो भी आपका लेट हो जाता है। तो इस तरह के आप ये जो आप यानी कि आप अचानक क्या हुआ कि हमारे पास यानी कि कस्टमर वगैरह के साथ जो यहाँ आपको बताया गया स्केड्यूल, पर्सनल या रिसोर्सेज वगैरह की कोई इशू, किसी किस्म का कोई भी जो इशू बन गया जिसकी वजह से आपके पास आता है, तो यहाँ आपको प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट रिक्स है तो प्रोजेक्ट के ही सब कुछ होगा, और ये आपको जस्ट आपको एक बार देख लेंगे कोई नई चीज़ इसमें मैं आपको बताऊँ। उसके बाद टेक्निकल रिक्स ऐसा रिक्स होता है यानी कि आपने कोई चीज़ बनाई है और उसमें कोई ना कोई इशू है, परफॉर्मेंस वगैरह का जो इशू आता है उसको टेक्निकल रिक्स वगैरह कहते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट वगैरह के लिए आपने क्या सपोज कर ले कि एक सिस्टम बनाया, तो अब आपको पता है कि यहाँ यानी कि अगर क्रैश होगा वो यानी कि आपको सॉफ्टवेयर वगैरह या कोई और इशू होगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो ये टेक्निकल हमारे पास रिक्स वगैरह आते हैं। उसके बाद बिजनेस रिक्स हमेशा अप डाउन जो दिन ब दिन होते रहते हैं, हर रोज का हिसाब से होते हैं। मतलब कि बिजनेस आप कोई भी कारोबार, कोई भी इंसान हमेशा चाहता कोई ना कोई अर्निंग करे, कोई लॉस या प्रॉफिट के दोनों हमारे पास जो है यहाँ जो चांसेस होते हैं। अब कोई भी बंदा जो है वो कारोबार करना चाहता है तो वो अगर यही देखता है कि यहाँ मुझे लॉस हो सकता है, लॉस हो जाए, तो वो कभी भी कारोबार कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता। इसीलिए उसको दोनों चीज़ें देखनी होगी। और अगर उसको इसके अलावा जो रिएक्टिव और प्रोएक्टिव रिस्क के जो रिएक्टिव रिस्क उसके लिए तो वो नहीं कर सकता, लेकिन प्रोएक्टिव रिस्क के लिए उसको सब कुछ हैंडल करना होगा, देखना पड़ेगा। तो बिजनेस रिस्क दिन ब दिन जो है वो आते रहते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ आपको बताया गया है कि 5 बिजनेस रिस्क वगैरह के बारे में। सबसे पहला मार्केट रिस्क आ सकता है। अब मार्केट रिस्क ऐसे आता था, आपने इतनी अच्छी प्रोडक्ट बना दिया कि कोई मार्केट में उसकी ज़रूरत ही नहीं है, कोई परचेज ही नहीं करना चाहता, तो वो हमारे पास मार्केट रिस्क कि यहाँ बताया गया कि जरूर आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाई जाए, उसमें किसी की कोई कमी नहीं, लेकिन लोगों को जब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी, डिमांड ही नहीं होगी, तो वो क्या उसको कोई भी उसका मकसद नहीं होता वो चीज़ का, तो उसको कहते हैं मार्केट रिस्क। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है कि बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दैट नो लॉन्गर फिट्स इनटू द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर अ कंपनी। तो उसके स्ट्रेटजी रिस्क में ये आता है कि जो हमारे पास यानी कि जो प्रोडक्ट वगैरह में जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी उसको उसके मुताबिक जो है वो चीज़ ना बनाना। अगर आप उसके मुताबिक बनाएंगे वो तो ठीक है, अगर नहीं बनाएंगे तो वो आपके लिए भी रिस्क हो सकता है। बिल्डिंग अ प्रोडक्ट दैट द सेल्स, इसमें वो कह रहा है कि जो आपने यानी कि जो सेलिंग वगैरह वो उसमें प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो, इस तरीके से आप उसको जो है वो सेल नहीं कर पाते। और उसके बाद मैनेजमेंट रिस्क में ये आता है कि जो मैनेजमेंट वगैरह जो काम करने वाले जो सीनियर मैनेजमेंट वगैरह या कोई भी जो वर्क कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो अगर उनमें कोई ना कोई इशू आता है, वो चेंज होता है या छोड़ कर चले जाते हैं, या क्या मकसद कोई इशू आता है तो वो फिर भी प्रॉब्लम आती है। ये भी हमारे पास रिस्क चीज़ें होते हैं। और उसके बाद बजट का रिस्क, मतलब कि आपको जो पास पैसे वगैरह जो उसका जो है आपके पास जो हो सकता है। तो पर्सनल कमिटमेंट वगैरह यानी कि जो आपने जो लोग हैं, जो आपके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह या फिर जो यानी कि जो मैनेजमेंट वगैरह उसके हिसाब से आपने जो आपको लग रहा था कि ये इतना हमारे कॉस्ट वगैरह है, लेकिन वो उसकी वजह से काम ज़्यादा हो गए तो फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो जब लोग यानी कि चेंज होंगे या फिर कोई और इशू आएगा, डिमांड लोगों की यानी कि एम्प्लॉयज़ वगैरह की बढ़ जाती है या फिर तो बजट में फिर भी आपका इशू आए, तो ये आपके पास ये बिजनेस में रिस्क आता है। जो आपने यानी कि मुलाजिम वगैरह रखे जिनको आपने पे वगैरह करनी थी, बेशक वो काम नहीं करते लेकिन आपको पे करना ही पड़ता, तो इस तरह के इशू भी क्रिएट होते हैं, तो उसको बजट इशू पे ये इफेक्ट करते हैं। उसके बाद नॉन रिस्क आता है। नॉन रिस्क नाम से पता जा रहा है, नॉन मतलब कि ऐसे रिस्क जिनका आपको ऑलरेडी पता होता है, तो ये ऐसे रिस्क होते हैं जिनका आपको पहले से ही पता होता है। और इसके बाद हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं, एक होती है प्रिडिक्टेबल रिस्क और एक होता है अनप्रिडिक्टेबल रिस्क। अब प्रिडिक्टेबल रिस्क क्या होता है कि ऐसे रिस्क जिनके बारे में आप बता सकते हैं कि इस तरह के रिस्क हैं, और अनप्रिडिक्टेबल रिस्क मतलब जिनके बारे में आप बता नहीं सकते और अचानक अनसर्टेनिटी के तौर पर आपको जो है अकर होते हुए दिखाया। जैसे कि मैं आपने स्टार्टिंग में आपको एग्जाम्पल, यहाँ एक चीज़ है नॉन रिस्क और अननोन रिस्क वो होते हैं। अननोन भी आप कह सकते हैं जिनको आपको पता नहीं है, तो जैसे कि अनप्रिडिक्टेबल की तरह होते हैं। इनमें आपको डिफरेंस पूछा जाए नॉन रिस्क और आपको जो प्रिडिक्टेबल रिस्क सेम लग रहे हैं। नॉन रिस्क में क्या होता है कि आपके पास पहले से कोई भी डाटा या कोई प्रोजेक्ट वगैरह कोई काम नहीं होता, बस आपको यानी कि पता होता है कि ये रिस्क आने वाला। जैसे कि आप जो अभी आप पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पेपर की तैयारी नहीं कर रहे तो ज़ाहिर सी बात है आपको पता होगा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं होने वाला होता। इसी तरह ये हमारे पास ये आपके पास नॉन रिस्क वगैरह आता है, लेकिन आपके पास कोई पहले से एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। प्रिडिक्टेबल रिस्क में आपके पास पहले से एक्सपीरियंस होता है कि ये पहले वाले प्रोजेक्ट वगैरह को देखकर सब कुछ अंदाज़ा लगा के आप फिर नए जो प्रोडक्ट इनके प्रिडिक्ट करते हैं रिस्क वगैरह को, तो इसको कहते हैं प्रिडिक्टेबल रिस्क। मैं आपको फिर बता, नॉन रिस्क होता है इसमें आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, आपने न्यू ही आप जो है बस बताते हैं, आपने अंदाज़ा लगा।
लेकिन प्रेडिक्टेबल में आपके आपके पास पहले से कोई ना कोई डाटा पड़ा था, पास डाटा होता है, उसको देख के आप जो है वो कोई ना कोई न्यू चीज़ यानी कि प्रेडिक्ट कर देंगे ये चांसेस ये चीज़ हो सकती है। प्रेडिक्ट का मतलब पेश गोई वगैरह करना कि ऐसा हो सकता है। और अनप्रिडिक्टेबल रिस्क मतलब कि जिनके बारे में आप बता भी सोच भी नहीं सकते और वो अकर हो जाती हैं। तो ये वाली रिस्क जो अनप्रिडिक्टेबल मुश्किल और जिनको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है क्योंकि आपको अचानक आते हैं और इनको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट पैराडिग्म में क्या क्या सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करने के बाद प्लान किया जाता है, ट्रैक और वो ट्रैक करने के बाद उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद रिस्क को आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि आपको रिस्क कैसे आप आइडेंटिफाई वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ रिस्क आइडेंटिफाई इज ए सिस्टमैटिक अटैम्प्ट टू स्पेसिफिक है। तो सिस्टमैटिक का मतलब है सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक दो चीज़ें। सिस्टमैटिक मतलब कि आपने ऐसा को कारोबार ना करें, यानी कि आप दो चीज़ होती है। सिस्टमैटिक मतलब कि आप कोई एक ही कारोबार एक ही बिजनेस कर रहे हैं और उसी के ऊपर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर देते हैं। तो आप जो लॉस और जहाँ आपको प्रॉफिट होने वाला था वो एक ही बिजनेस पर पड़ा, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस वगैरह भी हो सकता है और ज़्यादा मुनाफा भी आ सकता है, लेकिन ये खतरनाक होता है। इसके अलावा अनसिस्टमैटिक जो आप जो वो ज़्यादा फोकस किए वो होंगे, आपके पास पैसा है, आप कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बिजनेस में लगा रहे, कुछ एक में, अब आप सब में तो लॉस वगैरह जो सब में प्रॉफिट एट टाइम नहीं होने वाली, इसीलिए आपके पास जो है बट आपकी बचत हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादातर जो प्रेफरेंस सिस्टमेटिक है और लेकिन डिपेंड करता है लोगों पे वो क्या करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास रिस्क आइडेंटिफिकेशन में दो मेन चीज़ें हैं, यानी हमारे पास डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं। जेनेरिक रिस्क होते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास स्पेसिफिक रिस्क होते हैं। जेनेरिक रिस्क वो रिस्क होते हैं जो आम, जैसे कि अभी मैंने सारे पहले आपको नो प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव वगैरह बनाए, ये हमारे पास जेनेरिक जो है वो रिस्क है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क वो होता है जो हमारे पास यानी कि टेक्नोलॉजी वगैरह, पीपल वगैरह, एनवायरनमेंट इनकी वजह से जो आ रहे थे, जो प्रोडक्ट के ऊपर आ रहे थे, प्रोडक्ट को कैसे एक प्रोजेक्ट होता है उनको इन प्रोसेस वगैरह जो वक्ती तौर पे आपको कोई होता है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है उसकी मेंटेनेंस वगैरह के ऊपर या इस तरह के रिस्क वगैरह थे। मतलब कि आपने कुछ जो क्वालिटी वगैरह से प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क में आपकी क्वालिटी वगैरह दिखी जाती है कि आपकी जो आपने प्रोडक्ट वगैरह अपने उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, अगर अच्छी नहीं होगी तो मार्केट में उसका आपके ये रिस्क है। मतलब कि प्रोडक्ट में कुछ इस तरह के जो यूनिक यानी कि चीज़ नहीं है कि दूसरी प्रोडक्ट वगैरह में है और आपकी प्रोडक्ट आपने प्राइस भी ज़्यादा रखी है, तो ये आपके लिए सारे रिस्क वगैरह हो सकते हैं। कि न्यू प्रोडक्ट आ जाती है मार्केट में फिर भी आपके लिए रिस्क वो बन सकता है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ चेकलिस्ट वगैरह जो है वो यूज़ होती है, यानी कि किसी भी आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्क के लिए। तो उसके दो चीज़ें देखी जाती है, एक प्रोडक्ट साइज और बिजनेस इंपैक्ट वगैरह। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ये हैं। तो आप प्रोडक्ट साइज मतलब कि ज़ाहिर सी बात, आप जितनी प्रोडक्ट ज़्यादा बड़ी होगी, जितना आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा, कोई भी चीज़ बड़ी होगी, कोई भी रियल आए, तो वो उसमें क्या होता है उसके चांसेस वगैरह भी जो रिस्क वगैरह जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रोडक्ट साइज मतलब कि जितना आपका प्रोजेक्ट आपका जितनी प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, जितनी बड़ी होगी, आपका उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा होंगे एक चीज़ के। और उसके बाद बिजनेस इंपैक्ट वगैरह भी आपके पास आ सकता है। मार्केट प्लेस वगैरह के ऊपर जो है रुकावटें वगैरह आपके बिजनेस के मुख्तलिफ हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास चेकलिस्ट में हमारे कस्टमर करैक्टरिस्टिक्स वगैरह, मतलब कि जो कस्टमर वगैरह और जो हमारे पास डेवलपर वगैरह उनका कैसे आपस में कम्युनिकेशन वगैरह कस्टमर को, यानी कि कस्टमर अपने पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो आप डेवलपर को बता रहा है और डेवलपर उसकी ठीक तरह बात उसको ठीक तरह से कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा, सारा कुछ आपस में उनका कैसे कर, ये तो उनका जो रिक्वायरमेंट्स जो बार बार कस्टमर की चेंज हो रही है, कस्टमर छोड़कर चला गया और डेवलपर के साथ मतलब एक बार कस्टमर ने बता दिया, उसके बाद उसने पूछा तक नहीं और दोबारा आकर कुछ बताया ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। तो इसको कहते हैं कस्टमर यानी कि चेकलिस्ट। हम कस्टमर के थ्रू कैसा आपस में जो है वो रिलेशनशिप है इस तरह कर सकते हैं। दूसरा हम जो है वो कर सकते हैं प्रोसेस डेफिनेशन के थ्रू, मतलब उसमें कौन से प्रोसेस वगैरह जो है हमारे यूज़ हो रहे हैं उसको देखा। उसके बाद डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वगैरह को देखा। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मतलब कि हमारी अवेलेबिलिटी और क्वालिटी वगैरह कौन से टूल्स हमारे पास अवेलेबल है जिनको हम यूज़ करके जो है वो यूज़ का अगर नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होनी है। तो इसके थ्रू भी हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के थ्रू भी चेक करें। उसके बाद टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हमारे पास हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमें चीज़ चाहिए कि वो वाकई हमारे पास न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या नहीं है। मतलब ये तो नहीं हम ओल्ड टेक्नोलॉजी के लेकर बैठे हुए हैं और मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह आ चुकी है। अगर ओल्ड है तो ज़ाहिर सी बात हमारे पास ज़्यादा रिस्क होंगे, अगर न्यू है तो फिर कम रिस्क होंगे।
और उसके बाद स्टाफ एंड साइजिंग एक्सपीरियंस, मतलब कि आपने अगर आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह है तो या फिर ओल्ड है तो क्या उनको उनके ऊपर वर्क करना भी आता है तो या नहीं आता है। ये नहीं कि आपके पास जो उनके स्टाफ वगैरह जो एम्प्लॉयज़ वगैरह वो उनको जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी ऊपर वर्क करना ही नहीं आता, या उनको न्यू पे आता है ओल्ड पे नहीं आता, तो ये सारी ये चीज़ें जो है वो हो सकती प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। उसके बाद हमारे पास मज़ीद यानी कि रिक्स कंपोनेंट्स आते हैं। कंपोनेंट्स में 4 चीज़ें यहाँ आपको मज़ीद बताई गई हैं। इनके परफॉर्मेंस रिक्स हो सकता है, उसके कॉस्ट रिक्स हो सकता है, सपोर्ट रिक्स हो सकता है और स्केजुअल रिस्क हो सकता है। परफॉर्मेंस मतलब कि जो आपने जो यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो कस्टमर को चीज़ चाहिए थी, क्या उसके मुताबिक आपने चीज़ बनाई है या नहीं, तो क्या उसके मुताबिक परफॉर्मेंस वो उसकी पूरी है या नहीं, ये भी आपके पास रिक्स हो सकता है, परफॉर्मेंस रिक्स हो सकता है। अगर रिक्वायरमेंट्स आप कस्टमर की पूरी नहीं करेंगे तो आपके पास ज़ाहिर सी बात है वो एक रिक्स ही होगा, नहीं तो अगर आप पूरी कर देंगे तो आपके पास रिक्स नहीं होगा। तो ये चीज़। उसके बाद कॉस्ट रिक्स मतलब कि आप यानी कि जो आपने क्या उसके जो आपने कॉस्ट आपके पास है जो उतना पैसा उसके मुताबिक आप जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके बजट वगैरह को सारा कुछ देखा जाता है। उसके बाद में जब आप प्रोडक्ट वगैरह बना लिए उसके बाद उसको मेंटेनेंस वगैरह भी कर पाएंगे या नहीं, आपके पास इतना पैसा है कि उसको दोबारा उसके जैसे कि वर्जन वगैरह जो बाद में आते रहते हैं तो उनको मज़ीद उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं या नहीं। ये नहीं कि आपने एक बार चीज़ बना ली उसके बाद बात ख़त्म, आपके पास पैसा वगैरह जब सब कुछ ख़त्म हो गया, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं। आपके पास सपोर्ट करने के लिए भी बाद में स्टाफ वगैरह सब कुछ होना नहीं, क्योंकि कौन से एरर जो वगैरह आ रहे हैं उनको चेक करने के लिए और उनको हैंडल करने के लिए स्टाफ होना। बाद में सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि आप किसी को कॉल वगैरह करते हैं कोई इशू आता है तो वो सपोर्ट सिस्टम आपकी हेल्प करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास स्केजुअल रिस्क वगैरह मतलब कि वो टाइम वगैरह ये सिंपल नाम से पता चाह रहे हैं। तो अब यही सारी चीज़ें यानी कि लिखी हुई हैं, परफॉर्मेंस, स्कोर, कॉस्ट और स्केड्यूल वगैरह, मतलब कि इसको जो है वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ डिग्रीज वगैरह दिए थे, हाई लो मीडियम के कौन से रिक्स यानी कि जो ज़्यादा रिक्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं उनको प्योरिटी हाई दे देती है, दूसरे मीडियम, उसके बाद लो। उस हिसाब से आप ये सेंडिंग और डिसेंडिंग और दोनों में हो सकते हैं, जैसे मर्जी आप इसको जो है वो रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास रिक्स प्रोजेक्शन, मतलब हम इसको रिक्स को कैसे एस्टिमेट वगैरह कैसे उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके लाइकली और प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है और कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह के थ्रू हम जो इसको जो है वो देख सकते हैं। तो ये क्या हमारे पास कैसे कौन से रिक्स वगैरह आ चुके हैं। तो उसके बाद हमारे पास यानी कि 4 मेन पॉइंट्स यहाँ को बताया। एस्टैब्लिश अ स्केल दैट रिफ्लेक्ट्स द सपोर्ट लाइकलीहुड ऑफ अ रिक्स, यानी कि आपके पास स्केल्स वगैरह है जो लाइकलीहुड जो होने वाला है उसके मुताबिक आपके पास क्या स्केल्स वगैरह यूज़ करें उस यानी कि रिक्स के जो आप डिफाइन कर कॉन्सिक्वेंस वगैरह को डिफाइन करते हैं। और उसके अलावा जो आपकी प्रोडक्ट वगैरह जो आप प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट वगैरह उसके यानी कि आपका क्या क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में आपको बताया, प्रोजेक्ट वो था जो ऑन गोइंग आपका प्रोसेस होता है, उसको आप प्रोजेक्ट कहते हैं। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट है तो वो आपके पास एक प्रोडक्ट कहलाती है। इसके अलावा ओवरऑल जो रिक्स यानी कि आप जो सारे जो है वो उनको देखा है, मिस अंडरस्टैंडिंग वगैरह जो हो रही है उसको दिखाता है। तो मैं आपको फिर बताता हूँ, रिक्स प्रोडक्शन में आपका एक रैंकिंग वगैरह देते हैं कि आप साइज यानी कि कितना उसको एस्टिमेट करते हैं कि कितना ज़्यादा कौन सा, यानी कि आप चेक करते हैं कि कौन सा रिक्स ज़्यादा होने वाला और कौन सा रिक्स कम होने वाला। तो इसको जब ये आप एस्टिमेशन वगैरह जो इसका अंदाज़ा लगाते हैं तो ये आपके यानी कि कौन सा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मीडियम, हाई या लो वगैरह इस तरह के चीज़ को चेक करना आपको रिक्स प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद डेवलपिंग रिक्स टेबल वगैरह आपको बताया गया, यानी कि इसमें रिक्स लिखते हैं, उसके बाद उसको कैटेगराइज किया जाता है, उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी या एग्जाम्पल है कोई भी हो सकती है, आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद उसको इम्पैक्ट देते हैं और उनको इम्पैक्ट देने के बाद ये हमारे पास RMM आ गया है, हमारे पास अभी आएगा, ये एक स्टैंडर्ड आगे नजर आए। तो इसको आप जो प्रोबेबिलिटी के मुताबिक भी और इम्पैक्ट के थ्रू भी आप इसको असेंडिंग या डीअसेंडिंग ऑर्डर में कहा, लेकिन बेस्ट मेथड ये होता है असेंडिंग ऑर्डर में। ये जो सारा जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद कैसा है उसको प्रोसीजर वगैरह आपको यहाँ जो देखने को मिल रहा होगा। तो ये सब कुछ आप एक बार रीड करने की जरूरत है और कोई भी चीज़ नहीं, जो आपको 3 चीज़ें मैंने बताई हैं वही है। उसके बाद इम्पैक्ट के मुताबिक देखा जाता है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी और अकरेंस वगैरह यानी कि कितने चांस हैं ये काम होने का, तो ये सब कुछ जो देखा जाता है। असेसिंग रिक्स इम्पैक्ट वगैरह हमारे पास आ जाते हैं, तो ये हमारे नेचर में, स्कोप में, टाइमिंग वगैरह के हिसाब से मुख्तलिफ होते हैं। तो यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क वगैरह जो हमारे पास आएंगे। इसके अलावा ये न्यूमेरिकल वगैरह बेस्ड भी हो सकता है, तो जस्ट इसको ये LOC मतलब लाइन ऑफ कोड के हिसाब से इसको आप जो वो देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको रिक्स आइडेंटिफिकेशन वगैरह ओनली 70% आपको बताया गया। उसके बाद रिक्स प्रोबेबिलिटी 80% लाइकली और रिक्स मैनेजमेंट है, तो मैं इसको आप एक बार क्लियर करा
सिंपल सा मेथड बताया गया, तो इसमें यानी कि 70% सॉफ्टवेयर वगैरह का यूजेज वगैरह यानी कि रिस्क प्रोबेबिलिटी आपके पास जो है वो 80 पर मतलब कि 0.8 हो सकती है। रिस्क इम्पैक्ट वगैरह आपके पास जो है वो आ सकता है। रिस्क इम्पैक्ट मतलब कि जो हमारे पास टोटल अज्यूम के टोटल कंपोनेंट्स कितने 60 हैं और उसमें जो आपके पास जो 18 कंपोनेंट्स है वो क्रैश है वो डेवलप वगैरह होंगे। उसके बाद लाइन ऑफ कोड जो आपके पास 100 है और हर एक लाइन ऑफ कोड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो हमारे पास जो $14 जो है वो कॉस्ट आती है। तो आप रिस्क एक्सप्लोजन निकालने के लिए आपके पास क्या होनी है, एक प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए और कॉस्ट होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 18 मतलब कि कितने आपने डेवलप करने होंगे आपके पास कंपोनेंट्स, उसके बाद लाइन ऑफ कोड और उसके बाद हर लाइन पे कितनी कॉस्ट होने वाली है वो देखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। मतलब कि आपके पास कितनी कॉस्ट है कि वो निकला है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आपके पास 80% था, 0.080 हो जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ये आ गई और आपके पास कॉस्ट आ गई। जब कॉस्ट और ये आप दोनों देखेंगे अप्रोक्सीमेटली आपके 20,200 आपके पास रिस्क एक्सपोजर वगैरह आ जाएगा। बाकी ये डिटेल सारी लिखी हुई अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद रिस्क मिटिगेशन क्या होता है, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें ये वाली चीज़ें जो आपको टेबल में बताया था ये हाँ हमारे पास ये आती है। तो RMM के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो आप इनमें देख लेते हैं ये तीनों यानी कि क्या कहते हैं हमारे पास सबसे पहले रिस्क मिटिगेशन, इसको आप रिस्क अवॉइडेंस भी कह सकते हैं, मतलब कि कैसे हम जो है वो रिस्क वगैरह से बच सकते हैं, इसको कहते हैं रिस्क मिटिगेशन। उसके बाद मॉनिटरिंग, मतलब कि जो आप जो है चेक करते हैं उसको देखते हैं कि कैसे जो रिस्क वगैरह जो है वो क्या क्या जो है वो आ रहा है या फिर उसको कैसे हैंडल किया जाता है। मॉनिटर करना जैसा देखना ही होता है। उसके बाद मैनेज करना, जो रिस्क वगैरह आया हुआ है उसको कैसे यानी वो सारा चीज़ उसको मैनेजमेंट वगैरह उसकी जो है वो देखना। ये तीनों नाम से पता चल रहा है। मिटिगेशन का मतलब अवॉइड करना, बचना उस यानी कि रिस्क वगैरह से। तो ये एक मेन चीज़ थी, बाकी तो सिंपल नाम से पता चल रहा है। तो ये हमारे पास मुझे अभी आपको यहाँ स्टेप भी आपको देखने को उम्मीद है जो देते हैं। आप जस्ट एक बार इसको जो है आप लोग देख सकते हैं। तो जस्ट इसको एक बार रीड आउट करने की जरूरत है। कोई भी चीज़ मुश्किल वगैरह जो है वो हमारे पास यहाँ आपको देखने को नहीं मिली। अगर होती तो मैं आपको ज़रूर बताता। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँगा। ये हमारे पास दूसरी स्लाइड में एक्सरसाइज वगैरह आते हैं। सिंपल एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं, हम आपको वो बस एक बार क्लियर करते हैं, बल्कि हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास रिस्क एनालिसिस वगैरह और मैनेजमेंट है। तो सिंपल मैंने आपको बेसिक चीज़ें जो तीन जो मेन के टाइप्स और रिस्क होता क्या है और इसकी कौन कौन सी मेन टाइप्स है उनके बारे में बताने की कोशिश की। बाकी मज़ीद चीज़ें इसके बाद में देखेंगे। तो अगर समझ रहे ये वीडियो हेल्प है इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।